एवरीवन, आज मैं एक नए सक्सेस से आपको रूबरू कराऊंगा। मेरे यूट्यूब चैनल पर अगर पहले से है तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अच्छा लगने पर अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। ये एक मेरे दोस्त हैं जो हमने साथ में ही शिक्षक के पद पर रहे हैं और एक बड़ी हस्ती है जिन्होंने MPPSC करके एक नई पोस्ट पर गए शिक्षक से लेकर के। तो ऐसी सक्सेस से मैं आपको रूबरू कराऊँगा और इनसे ही कुछ इनकी ज़ुबानी से ही मैं आपको एक इनके बारे में बात करूंगा। तो ये मेरे सामने है। मैं पहले आपसे परिचय जानना चाहूँगा। आपका थोड़ा शुरुआती अवसर का परिचय दीजिए। आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, ये सारी चीज़ें आप बताइए। सबसे पहले तो प्रणाम सर, बहुत बहुत नमस्कार, जय श्री महाकाल। मैं जीवन पोलाया हूँ जी। और मेरा जो गांव है अपना गोरवा है, टोंक खुर्द के पास में ही है। और मैं यहाँ शिक्षक भी रहा हूँ और मैंने सब यहाँ पढ़ाया भी है, कोचिंग भी पढ़ाया है। उसके बाद में फिर मैंने कुछ MPPSC की तैयारी करके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में चला गया हूँ मैं जी। और वर्तमान में अभी उज्जैन में पदस्थ हूँ मैं। ओके, अच्छा ये बताइए आपकी जीवन सिंह जी, आप ये बताइए कि आपका, हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आपका जो शुरुआती में आपने जैसे BSc और B.Ed के बारे में बताया कि आपने करा है, ऐसा मेरे को पता है क्योंकि सारी चीज़ें। तो गोरवा से, छोटे से गांव से निकलकर एक क्लास 2 के ऑफिसर बनने तक का सफ़र की शुरुआत कैसे हुई? सर सबसे पहले तो मैंने अपने जो माधव साइंस कॉलेज उज्जैन से BSc करा था। इसके बाद में करीब सन 2000 में मैंने B.Ed किया था। इसके बाद में मैं एजुकेशन क्षेत्र में गया और एजुकेशन क्षेत्र में जाने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा हम और हमारे जीवन को उन्नति प्रदान करें जी। और इसलिए कुछ ऐसे, उस समय में कुछ कंपटीशन, छोटी मोटी परीक्षा की तैयारी करता था जी। जैसे पटवारी की है, मध्य प्रदेश पुलिस की है। ओके। तो कुछ एक किताब आती है अपनी प्रतियोगिता दर्पण जी। तो प्रतियोगिता दर्पण में मैं बहुत सारे उनका जो बड़ी जो पोस्ट पे जाते हैं, जैसे IAS बनते हैं, MPPSC में डिप्टी कलेक्टर बनते हैं, DSP बनते हैं, उनका इंटरव्यू आता था जी। तो उन इंटरव्यू से प्रेरित होकर के मैं उनको पढ़ता था और इंटरव्यू से प्रेरित होकर के मेरे मन में भी एक ऐसी भावना जागृत हुई कि क्यों ना मैं भी इस तरह से पढ़ाई तो कर ही रहा हूँ मैं तो, और बच्चों को पढ़ा भी रहा हूँ, तो हो सकता है कि मैं पढ़ाई करके और ऊंची पोस्ट प्राप्त कर लूँ मैं। बहुत बढ़िया, इसलिए। अच्छा, एक और मैं बात करना चाह रहा हूँ कि आप शिक्षक से अधिकारी बनने में जो बदलाव आया, तो थोड़ा सा ये बताइए कि शिक्षण कार्य के 15 साल बीतने के बाद MPPSC की तैयारी करने के विचार मन में कैसा आया और क्या कोई खास घटना इसमें घटी क्या, या सबसे ज़्यादा प्रेरित कैसे हुए आप इसमें जाने के लिए? सबसे ज़्यादा प्रेरित तो मैं वही जो एक प्रतियोगिता दर्पण की वजह से। अच्छा। क्योंकि मैंने जो उनका जो इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसमें उनका जो इंटरव्यू पढ़ा था, उनके जो बहुत सारी चीज़ें बताते हैं और साथ में कुछ ऐसे मेरे दोस्त रहे हैं उज्जैन से कि वो MPPSC उत्तीर्ण करके बड़े अधिकारी बने हैं, तो उनसे मैंने प्रेरणा प्राप्त करी थी। तो उनकी वजह से थोड़ा सा मैं आगे बढ़ने की सोचा मैंने उन चीज़ों के लिए। अच्छा। अब ये बताइए, आपकी जो अध्यापन कार्य करने के साथ साथ आप MPPSC की कठिन परीक्षा की तैयारी के लिए समय, मतलब टाइम मैनेजमेंट कैसे करते थे? सर टाइम मैनेजमेंट के लिए तो मैंने बहुत प्रयास करा, क्योंकि उस समय जब मैं स्कूल में पढ़ाता था, उस समय मेरी एक कोचिंग भी थी स्वामी विवेकानंद, जहाँ पे मैं प्रवीण तिवारी जी और अनवर शाह के साथ पढ़ाता था जी। जो अपने अनवर शाह शिक्षक हैं, हमारे मित्र हैं हमारे। हाँ, और प्रवीण तिवारी जी भी जानते हैं आप, उनके साथ में पढ़ाता था। लेकिन उनका भरसक उनका बहुत प्रयास रहा कि मैं भी कुछ समय निकाल करके पढ़ाई करूँ। तो कोचिंग पढ़ाने के साथ में मैं कुछ, जैसे कि स्कूल भी जाता था मैं, तो उसके बाद में मैं नाइट में ज़्यादा पढ़ता था, मतलब कि जी। तो ऐसा एडजस्ट करता था समय के लिए मैं। हाँ, अच्छा टाइम मैनेजमेंट रहा आपका। जी सर। आपने MPPSC के लिए जीव विज्ञान, मतलब जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान ही क्यों चुना? क्या यह आपकी पुरानी रुचि थी कि कोई दोस्त को देखते हुए आप गए थे इसमें? थोड़ा सा सर क्या है कि मैंने जो MPPSC, जैसे हमेशा पहले क्या होता, सब्जेक्ट वाइज होती थी जी। और मेरा रुझान साइंस में बहुत ज़्यादा है, तो साइंस ही मैंने लिया उसको कि साइंस में अपन बहुत ज़्यादा उन्नति कर सकते हैं। क्योंकि मैं कोचिंग भी पढ़ाता था 11-12, तो साइंस में मेरा थोड़ा अच्छा, मतलब कि अनुभव था। और तो उस अनुभव के आधार पर मैंने साइंस लिया था जी। और उसमें जूलॉजी और बॉटनी, क्योंकि मैंने BSc भी करी थी, तो इस कारण से मैंने उस विषय को चयन करा। ओके, बहुत बढ़िया, क्योंकि हमारे दर्शक इसी प्रकार के सुनने चाहते हैं और प्रेरित होंगे आपकी स्टोरी से निश्चित रूप से। अब मैं आपको अगला प्रश्न पे जाता हूं कि MPPSC और सफलता की सक्सेस स्टोरी आपकी 2016 में जब आपका चयन फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर के पद पर हुआ, तो उस समय आपकी और आपके परिवार की पहली प्रतिक्रिया क्या थी? बहुत अच्छी प्रतिक्रिया रही, क्योंकि उनको ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं सकता कि मैंने इतना काम करने के बाद मेरा MPPSC में हो जाएगा। लेकिन मैंने हमेशा, मेरा विश्वास दृढ़ रहा
कि भले कुछ भी हो जाए मुझे MPPSC पास करना ही है। इसलिए मैंने बहुत मेहनत करी और मेरे परिवार ने बहुत सहयोग करा मुझे, और मेरे जितने भी मित्र लोग थे, जैसे अनवर शाह है, हमारे जो अपने प्रवीण तिवारी जी है, हमारे और भी बहुत शिक्षक, सर आप भी रहे उसमें, क्योंकि आपने भी मुझे प्रेरणा दी, क्योंकि आप भी, मैं आपके संपर्क में रहता था, तो जब भी आप मिलते थे उस समय आपसे भी मैं प्रेरणा लेता था कि आप अच्छा काम करो, मतलब कि इसलिए मेरा समय मैनेजमेंट करके पूरा मैंने इसको आगे बढ़ाया काम। आप में एक विशेषता देखी मैंने कि अक्सर लोग 30-35 साल के हो जाते हैं, इसके बाद में पढ़ाई की रुचि खत्म हो जाती है, लेकिन आपने इतने सालों के बाद, नौकरी के बाद भी आपने निरंतर कैसे बनाई रखी? मतलब आपको एक नया जीवन, मतलब जैसे छोटे बच्चे होते 30-35 साल के बाद में पढ़ाई से रुझान कम हो जाता है, लेकिन आपने जारी रखा उसको, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है आपके पास में। तो आप कैसे कर पाए ये चीज़? सर कुछ ऐसा रहता है कि कुछ मानव में ऐसी कुछ प्रवृत्ति होती है कि किसी चीज़ की आदत पड़ जाती है जी। तो मुझे पढ़ाई की बहुत ज़्यादा आदत है, मैं अभी भी पढ़ता हूँ सर। और अभी भी मैं जब फॉरेस्ट में था सेंधवा में जी, तो मैं 12th के बच्चों को पढ़ाने, शासकीय स्कूल में मतलब वहाँ केमिस्ट्री पढ़ाने जाता था। और वहाँ पे मतलब कि हमारे जो श्रीमान DFO साहब हैं, अनुपम साहब शर्मा जी, उन्होंने मेरे को पूर्ण सहयोग प्रदान करा। उन्होंने बोला कि शनिवार के दिन जैसे ही अपना कार्य पूर्ण करके आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो वहाँ भी मैं 12th में 2-3 घंटे बच्चों को पढ़ाने जाता था। पढ़ाने का शौक पहले से रहा है आपका? जी सर, केमिस्ट्री पढ़ाने जाता था, और मैं अभी भी, मेरा जब भी समय खाली बचता है तो मैं किताब खोल के ही पढ़ता हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा एक अलग प्रश्न है आपके, जो अभी जिस विभाग में आप, वन विभाग और वर्तमान पद, जैसे फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर, 2nd क्लास ऑफिसर हैं आप अभी, तो जिम्मेदारियाँ क्या होती हैं और क्या एक सामान्य दिन कैसे बीतता है आपका? मतलब आप जो जॉब कर रहे हैं उसमें जी, आपका एक सामान्य दिन कैसे बीतता है, तो उसकी क्या जवाबदारी है आपको, हमको थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। फॉरेस्ट का मूल उद्देश्य ये रहता है सर कि पर्यावरण का संरक्षण करना जी। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए हम सबसे पहले तो वन्य जीवों की सुरक्षा करते हैं। वन्य जीवों में बहुत सारी चीज़ें रहती है, जैसे कि क्योंकि हमारा जो पर्यावरण रहता है पूरा वन्य जीवों पे ही टिका है जी, उसमें हम पौधों को लगाते हैं, और जो बड़े पौधे हैं जैसे पुराने जंगल के पौधे हैं उनको हम बचाते हैं, सुरक्षा करते हैं। तो पूरी हमारी टीम रहती है वन विभाग की, जो पूर्ण रूप से रात दिन कार्य करके वृक्षों को बचाते हैं, पर्यावरण को बचाते हैं, वन्य जीव को संरक्षण करते हैं, वन्य जीव को संरक्षण करते हैं। और हम जहाँ पे खाली जगह रहती है जी, तो उनकी जगह हम नए पौधों को लगाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम है, आप बहुत मतलब लोकहित में काम कर रहे हैं। अच्छा, एक बताइए आप थोड़ा सा, ऐसा मैं मानता हूँ कि शिक्षण एक विभाग होता है और एक वन विभाग होता है, दोनों बिल्कुल अलग अलग क्षेत्र हैं, लेकिन आपको इस बदलाव में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? चुनौतियां तो बहुत सारी है सर वहाँ पे, क्योंकि शिक्षण क्षेत्र क्या रहता है, एक सीमित क्षेत्र रहता है, अपना एक स्कूल रहता है, लेकिन हमारा क्या है कि सब तरह के हमें कार्य करना पड़ता है। जैसे समाज से भी हमें सहयोग प्रदान करना पड़ता है, उनसे भी सहयोग लेना पड़ता है। गाँव में कुछ समितियाँ रहती है, वन सुरक्षा समितियाँ, उनकी भी हमें बैठक करना पड़ती है और उनको भी समझाइश करना पड़ता है। यदि कोई जंगल काटा तो उसको समझाना पड़ता है। और इसके बाद में कुछ ऐसे हैं कि भाई उनको वनों का महत्व बताना पड़ता है। जैसे कि अभी माननीय प्रधानमंत्री जी जो हमारे PM साहब हैं, मोदी जी के द्वारा वो चला था, एक पेड़ माँ के नाम, बिल्कुल। तो उनका बहुत अथक प्रयास रहा वनों को संरक्षण करने के लिए, और वो भी हमारे वन विभाग ने बहुत उन्नति करी उसके लिए। तो हम इस तरह से, हमारा पूरा वन विभाग कार्यरत रहता है वनों के लिए। दर्शकों को एक ये बताइए कि पर्यावरण और वन के जो जीव जंतु उनके संरक्षण के प्रति आपकी क्या सोच रहती है, आपके डिपार्टमेंट की, और आपकी क्या सोच रहती है? पूरा डिपार्टमेंट सर हमारा रात और दिन भरसक प्रयास करता है कि किसी भी प्रकार से कोई वन्य प्राणी का नुकसान ना हो, और वन्य प्राणी से किसी मानव को नुकसान ना हो। इसी प्रकार से हम दोनों को, मतलब हमें मनुष्य की भी सुरक्षा करना है। जैसे संजय टाइगर में रहा था मैं, तो वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें घटना घट जाती है, मतलब कि जैसे बाघ के द्वारा कोई जनहानि हो जाती है, तो हम वहाँ पर भी उन लोगों को, मतलब वहाँ जो रहने वाले जो निवासी हैं, उनको सचेत करते हैं कि भाई हमें क्या करना है, जंगल को बचाना है, हमें जंगल से जो वन्य जीव उनसे भी बचना है। तो हम दोनों की भी सामंजस्य स्थापित करके पूरे वन और वन्य जीवों को और मनुष्य को भी हम बराबर सेवा प्रदान करते हैं। थोड़ा एक ये बताइए दर्शकों को कि जैसे आप वन विभाग के ऑफिसर हैं, तो आपको कभी कोई, मतलब वन में गए हो और कोई घटना घटी हो आपके साथ में, या उसमें जैसे कभी कभी शेर मिल जाता है, जंगली जानवर मिल जाते हैं, या कोई लुटेरे आते हैं लकड़ी चोरी करने आते हैं, ऐसी कुछ घटना घटी क्या आपके साथ अभी तक? हाँ, बहुत सारी घटना घटी इस तरह से। मतलब कि मैं जब संजय टाइगर में था तो उस समय मतलब कि जंगली हाथी जो रहते हैं, हाँ, वो आए थे, और उन्होंने मतलब कि मेरे सामने, मतलब कि जैसे हमने मतलब कि कुछ जो
हिंसा करी थी, मतलब जैसे कि उनने जानवर रहते हैं हाँ। और वो घर तोड़ करना, ये करना, वो करना, मतलब इस तरह से, तो जो भी नुकसान होता है तो फिर उसका वन विभाग भरपाई कर देता है, मतलब जी। और इस तरह से मतलब कि हम आगे चलते करते रहते हैं, मतलब वनों की भी सुरक्षा करते हैं और जन की भी सुरक्षा करते हैं हम। थोड़ा सा दर्शकों को ये बताइए कि आज के युवा जो सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको विशेषकर टोंक खुर्द और देवास क्षेत्र के ग्रामीण परिवेश में छात्र के लिए आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? सर सबसे पहले तो है कि मैं सभी दर्शकों से और जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, हाँ। उनसे यही निवेदन कर रहा हूँ कि जिस क्लास में रहें उसको लाइन टू लाइन अच्छा ढंग से पढ़े, अलग से कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है इतना। यदि 11th में तो 11th को बहुत बढ़िया पढ़े, 12th में 12th को बहुत बढ़िया पढ़े, और इसके बाद में अपनी पूर्ण शिक्षा करके अपने कंपटीशन के लिए तैयारी करें। क्या वाकई जो उम्र एक बाधा बनती है कि दृढ़ इच्छा होनी चाहिए, मतलब आपको कि कभी कभी मैं मानता हूँ कि यार इतनी उम्र क्या होगा, कि ऐसा कुछ नहीं है, क्या तो सोचते हैं आप? हर इंसान की अलग अलग प्रवृत्ति रहती है कि भाई मैं तो अभी भी पढ़ रहा हूँ। हाँ, वही लेकिन तो कह रहा क्या है हूँ। कि कुछ लोग ऐसे हैं कि भाई बहुत ऐसे दिखते हैं कि नहीं आपने इतना पढ़ लिया, आप आगे नहीं पढ़ेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब पढ़ाई तो क्या है कि जब हम जन्म लेते हैं वहां से शुरुआती है, अंतिम समय तक चलती है हमारी पढ़ाई। तो पढ़ाई व्यक्ति को कभी भी समाप्त नहीं करना चाहिए, हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। अब थोड़ा मैं व्यक्तिगत और टोंक खुर्द से जुड़ाव के बारे में कुछ पूछूंगा आपसे कि गोरवा के रहने वाले आप टोंक खुर्द में, आपका आज भी कैसा जुड़ाव है? वहाँ के लोग आपको एक प्रेरणा के रूप में देखते हैं, आप कैसे महसूस करते हैं? आपके गांव के आपके दोस्त है, जैसे मैं हुआ, टोंक खुर्द के लोग हुआ, कोई ऐसे हुए तो आपको कैसे देखते हैं? वो कैसा लगता है आपको उस समय? मैं टोंक खुर्द में रहा। टोंक खुर्द तो मेरे को हमेशा सपने में भी आता है टोंक खुर्द, और टोंक खुर्द से इतना लगाव है मेरे को, और यहाँ के जो जनमानस है और जहाँ के जो मेरे दोस्त लोग हैं और जितने भी हैं, मैं कहीं से समय निकाल कर उनसे मिलने जरूर आता हूँ सर। और जब तक नहीं मिलता हूँ और यदि चला जाता हूँ मेरे को मन में अच्छा नहीं लगता है। जी जी। तो उनको मिलना बहुत जरूरी होता है, बहुत अच्छा लगता है सर मेरे को यहाँ पे। अच्छा, थोड़ा ये बताएंगे कि आपकी जो टीचिंग लाइफ थी उसमें कोई टीचर या कोई आपके आइडियल कौन है? सर आइडियल मेरे थे जो अपने चौहान साहब थे, फिजिक्स के पढ़ाने वाले, जब मैं पढ़ता था उस समय। हाँ हाँ। वो मतलब कि अभी भी मेरी बात होती रहती है सर से जी। तो अभी भी जो फिजिक्स में 11th में पढ़ता था वो खास आइडियल थे। और एक मेरे को बायोलॉजी पढ़ाने वाले सर थे, जोशी जी करके। जोशी जी। हाँ सर, वो मेरा आइडियल थे। जोशी जी, सही बात है। जी सर, मैं जानता हूँ। और मैं बहुत अभी भी उनका हृदय से सम्मान करता हूँ कि उनकी वजह से ही मैं इस पोस्ट पे पहुँचा हूँ सर। अच्छा, मैं एक दर्शक बहुत पसंद करते हैं, एक उसका नाम होता है रैपिड फायर राउंड, तो थोड़ा उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। इन सवालों को आप तुरंत देना है, एक शब्द में देना, ज़्यादा देने की जरूरत नहीं है। देखिए, शिक्षक या अधिकारी दिल में ज़्यादा करीब कौन सा पद है? सर ये मैं देखो शिक्षक से गया हूँ, लेकिन सबसे बड़ा तो शिक्षक का है मेरे हिसाब से, क्योंकि कितना भी बड़ी पोस्ट हो, ये बड़ी बात है, आपका इतने बड़े ऑफिसर होने के बाद में भी शिक्षक को महत्व दे रहे हैं। कितनी भी बड़ी पोस्ट हो सर, लेकिन बिना शिक्षक से हम वहाँ नहीं जा सकते हैं। और गुरु का पद पूरे देश में सम्मानी पद है और वंदनीय पद है। इसलिए मैं गुरुओं का तो हमेशा सम्मान करता हूँ, और जहाँ भी जाता हूँ मैं पहले शिक्षकों से ही मिलता हूँ जाकर के। कहीं भी जहाँ की मेरी पोस्टिंग होती है तो स्कूल में जाके शिक्षकों के प्रणाम ही करता हूँ सर। अच्छा, जैसे सबसे बड़ी ताकत क्या किसको मानते हैं आप? मेहनत को कि धैर्य को, या परिवार के साथ रहने में? पूरी ये तो मेहनत भी होना चाहिए साथ में सर, और परिवार का सहयोग भी होना चाहिए। और धैर्य क्या है कि आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए थोड़ा सा क्या कि कभी होता है, कभी चयन होता है, कभी चयन नहीं होता है, तो हमेशा थोड़ा व्यक्ति को धैर्य भी रखना चाहिए। अच्छा, MPPSC तैयारी के दौरान आप देर रात तक पढ़ना पसंद करते थे या सुबह जल्दी उठना? नहीं, मैं देर रात तक पढ़ना। देर रात तक? जी सर, जी ओके। अच्छा, गोरवा टोंक खुर्द में सबसे प्रिय बात वह की मिट्टी, पुरानी दोस्त, घर, खाना, ये आपको क्या याद आता है जब बाहर? सबसे ज़्यादा तो मेरे दोस्त याद आते हैं, जैसे आप याद आते हैं। हाँ। अच्छा, ये बताइए आपकी किताबें या फील्ड वर्क आपको ज़्यादा क्या पसंद है? किताब में सर जो दिया है वही प्रैक्टिकली वो फील्ड वर्क है सर जी। तो सबसे पहले तो हम किताब को महत्व देते हैं, उसके आधार पर हम फिर उस फील्ड वर्क भी हम किताब के आधार पर ही किया जाता है। मतलब अच्छा, एक शब्द में बताइए, आप सफलता किसको मानते हैं? सफलता किताब को ही मानते हैं सर। अच्छा, किताब को सफलता मानते हैं। जी सर। अच्छा, आपकी पसंदीदा जगह क्लासरूम है या ब्लैक बोर्ड है या जंगल की शांत पगडंडियाँ? ब्लैक बोर्ड है सर। ओके, आप हमारी एजुकेशन टीचर से ज़्यादा जुड़े हैं आप, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, प्रेरणा स्रोत कोई एक व्यक्ति जिससे आपकी ज़िंदगी बदली हो, या ऐसा कोई युवा हो, मूल मंत्र है जो आप कहना चाहेंगे इस पॉडकास्ट में? सबसे पहले तो मेरे पिताजी ने मेरे को बहुत सहयोग कर प्रदान करा, क्योंकि उनका उद्देश्य था कि मैं कोई अच्छी पोस्ट पे जाऊं, और उन्होंने मेरा पूर्ण सहयोग करा और उनका पूर्ण सहयोग रहा सर। मैं उनको पूरा मेरा आदर्श मानता हूं सर।
अच्छा, आपकी जो गहरी मित्रता, आपने दो दोस्तों का जिक्र किया था, एक तिवारी सर का और अनवर सर का। जी सर। तो आप वहाँ पर ऑफिसर बनने के बाद में और भी कोई ऐसे घनिष्ठता दोस्ती बनी कि आपकी, कि नहीं बनी? इतनी घनिष्ठ कि प्रोफेशनल है सिर्फ? बस वही दोस्त है मेरे 2-3 सर। बाकी कमर्शियल लाइफ है ना? हाँ जी सर, जी सर। दोस्त तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो दिल से जो दोस्ती हुई है, मेरे 2 दोस्त हैं सर। जी जी सर। अच्छा, आपकी जो निजी लाइफ है थोड़ा उसका मैं पूछना चाहता हूँ। आप बाहर ड्यूटी करते हैं तो आपके परिवार वाले आपके साथ में रहते हैं, मतलब आपके बालक या आपकी वाइफ, ये क्या कैसे करते हो आप इसको? नहीं, मैं तो सर अकेला रहता हूँ, मतलब कि क्योंकि फॉरेस्टर का काम है, कभी रात दिन का काम रहता है, मतलब कि तो फिर और दूर भी रहता है, और घर पे परिवार को संभालना रहता है, खेती बाड़ी का कार्य रहता है। जी जी। तो परिवार सब यहीं ज़्यादातर यहीं रहते हैं। तो पुलाय जी, आपने बहुत अच्छे से पूरी बात को रखा यहाँ पर, तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद करता हूँ आपको कि मेरे दर्शक आपको निश्चित रूप से लाइक करेंगे। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप उन्नति करें और आगे बढ़े और हमारे टोंक खुर्द और गोरवा का नाम रोशन करें। आपसे यही उपेक्षा है, क्योंकि बड़ा गर्व होता है जब बात होती है कि हमारे साथी है, टीचर से बड़े ऑफिसर बने हैं, और भी बड़े ऑफिसर बने, जो भी अगली पोस्टें होती है मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ फॉरेस्ट विभाग को, जो भी बड़ी पोस्ट है वो हासिल करे। मैं भगवान से ऐसी प्रार्थना करूँगा कि आप ऊंचाई तक जाए। तो दोस्तों, ये जीवन सिंह पोलाय थे, आप इनसे रूबरू हुए। अगर आपको इनके बारे में या किसी वीडियो के पूरे के बारे में कोई कमेंट हो तो इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, इनको मैं अवगत कराऊंगा। तो जय हिंद, जय भारत। मैं सबसे पहले हमारे सर टकवाना जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने भी मेरा बहुत सहयोग करा, और समय आने पर बहुत सारी चीज़ें मेरे सहयोग प्रदान करा और मार्गदर्शन भी प्रदान करा। और मैं उनसे ये अपेक्षा करता हूं कि मेरी सर्विस पूरी होने के बाद में मैं जितने भी मेरा ग्रामीण क्षेत्र है पूरा, क्योंकि मैं यहाँ का रहने वाला और मेरी आत्मा यहीं बसती है, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं यहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनको मेरा जितना भी प्रयास है, उनको मैं शिक्षा एजुकेशन दे करके उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करूँ। और सर का भी सहयोग यदि मेरे को मिल जाता है तो बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा, और बहुत आभार प्रदर्शन करूंगा सर के लिए। बिल्कुल, आपको पूरा सहयोग रहेगा, और पूरा मैं एजुकेशन के लिए ही समर्पित हूँ। तो मैं बराबर, यदि इस तरह से मेरा जिस समय इधर वन भाग में पूरा हो जाएगा, इसके बाद में बिल्कुल आपका वेलकम है। अगर ऐसा सोचते हैं आप तो आपका पूरा स्वागत है यहाँ पर। जी सर, जी सर। क्योंकि हम चाहते हैं कि इस टाइप से जो शिक्षाविद है और आपको शिक्षा से जुड़ाव रहा है, इसलिए आप आइए, वेलकम। धन्यवाद। जी सर, जी सर। जय। ठीक है, धन्यवाद सर।